मतलब सर आप मुझे कितना दे दोगे, 1 लाख 2 लाख में सर पैसे खा के क्या करूँगा, मेरे तो बच्चों की माँ चली गई और मेरे बच्चे कहाँ से करेंगे। उन्हें ये पता है कि मेरी अम्मी का इलाज हो रही है अस्पताल के अंदर, उन्हें ये भी नहीं पता कि ख़त्म हो गई हमारी अम्मी। और मैं साहब गरीब आदमी हूँ। मैं पुलिस वाले भी अकेले देख के कल भी काफ़ी टॉर्चर करा उन्होंने कि ये हमारे कहने में आ जाए। सर मैं मन्नात मर जाऊँगा, मैं अपना केस वापस नहीं लेने का सर, मैं उनको सज़ा दिलवा के रहूँगा जिन्होंने कराया है। साहब या तुमने कहता भाई इस केस को वापस कर लो। साहब मैं केस वापस नहीं करने का, चाहे मेरे दिक्कत है, मैं पूरी ज़िंदगी तक भी ना कोर्ट में जा थक जाऊँगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास में जाना चाहिए। मैं इंसाफ चाहिए साहब। सरकार कहती है कि ये होगा वो होगा, सर कुछ नहीं। ये तो जो कार्यकर्ता हैं इनके ये गलत है और पुलिस भी मेरे साथ गलत बर्ताव कर रही है। मैं इंसाफ मिले जिन्होंने मेरी घरवाली को मारा साहब, मेरी घरवाली को डॉक्टर ने मारा साहब, मैं ऐसे नहीं। मैं अपने कमरे में मरता हूँ ना मैं घर जा अपने गांव जा सकता हूँ साहब। मैं घर खाने को आता, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता। पर मैं इंसाफ चाहिए, मैं हाथ जोड़ के विनती है सच साहब, मेरी मदद करो साहब। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी बात भी नहीं आने की, ईद आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, नया साल आ जाएगा, मगर मेरी बीवी ऐसा नहीं आएगी साहब। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय नगर हॉस्पिटल पर, जहाँ की एक वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक आयशा नाम की मरीज है जिसको यहाँ पर गर्भवती महिला है और उसकी मौत हो गई है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। गरीब परिवार से है, 7वां महीना उसका चल रहा था, लगातार 15 दिन से जो है वो यहाँ अपना इलाज करा रही थी। सारी जो हैं रिपोर्टें उसकी मौजूद हैं, लेकिन जो कोरोना का उसमें नेगेटिव था, 18 तारीख को उसका नेगेटिव आया था। कोरोना का जो टेस्ट किया गया था पंडित मदन मोहन की तरफ से ही रिपोर्ट पर लिख करके दिया कि कोरोना नेगेटिव, लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई है तो उसकी वजह जो है कोरोना पॉजिटिव ही बताई जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से। ये सभी कुछ मैंने जानने की कोशिश की। हॉस्पिटल के जो यहाँ प्रबंधक हैं MS चुग, रमेश चुग जो हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो लेकिन उन्होंने साफ तौर पर किसी भी बात करने से इनकार कर दिया और कोई भी बात अपनी नहीं रखी। उसके बाद मैंने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी से हैं, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की। करीब 2 घंटे तक मैं उनको कॉल करता रहा। आखिर में उनकी जब कॉल आई और मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी इस पर कुछ भी बात करने से मना कर दिया और बोल दिया कि मुझे इस मामले की अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जिस शख्स ने यहाँ से फेसबुक लाइव किया था वो वहाँ पर सोमनाथ भारती खुद मौजूद हैं और वो खुद बता रहे हैं कि मैं 2 घंटे वहाँ मौजूद रहा। लेकिन बहरहाल जो ये मामला है पूरा पशुपेश में है, लेकिन हाल ये है कि एक गरीब की तो मौत हो गई इसमें, जिसके पीछे 2 बच्चे हैं। मैंने हबीब से बात करने की कोशिश की जो महरौली थाने के चक्कर काट रहा है और उस इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैं उसी से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नाम मोहम्मद हबीब है और साहब मैं जो है अपनी बीवी का इलाज करा रहा था पंडित मदन मोहन अस्पताल में मालवीय नगर। तो मेरा 10-15 दिन से चल रहा था इलाज पहले से ही, और अब मेरी बीवी को जो है ईद के दिन 4 बजे से उसके पेट में बहुत दर्द था साहब। और जब उसको दर्द हो रहा था तो मैं साहब, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी गाड़ी की, या मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लॉकडाउन में मैं गरीब आदमी हूँ साहब, तो मैं बहुत परेशान था। मैं भी नींद नहीं आई। जब उनने उसकी हाई उल्ला सुन के मैं उठ गया, मैं भी नींद नहीं थी, मैं भी जागते रहा। मैं कभी बाहर कभी अंदर कभी देखते रहा। थ्री व्हीलर वाला भी मुझे कोई 5 बजे तक नज़र नहीं आया। फिर मैं बाहर गया 5 बजे के बाद, तो मैं सोच लो थ्री व्हीलर करके लाया सोफटे रोड पे से। तो फिर मैं अपनी बीवी को ले गया, मैं लगभग वहाँ सोच लो 6 बजे अस्पताल के अंदर पहुँच गया। फिर जब मैं सारा वो अस्पताल बंद था, सिर्फ इमरजेंसी खुला हुआ था जो लेडीज़ डिपार्टमेंट का। तो मैं वहाँ गया जी, वो बोले कि पहले आप नीचे तो पर्ची बनवा के लगाओ और जब आप यहाँ आना। बोला जी बहुत देर है इनके, मैडम जी रात से परेशान है, 4 बजे से देख लो नहीं। हाँ ना, हम आपकी कोई ड्यूटी कोई करे, हमारे पास और भी पेशेंट है, वो ले आओ, फिर आपकी पर्ची नीचे रखी जाएगी, फिर आपको लेंगे। उसी उन्होंने जी उसमें लगभग 1 घंटे के करीब ख़राब कर दिया। जब मेरी बीवी का नंबर आया करके उन्होंने बुलाया, मैं अपनी बीवी को ले गया साहब। मैंने ट्रॉली की जो अपाइज वाली ट्रॉली होती धक्का देने वाली, उस पर ले गया साहब जी मैं। फिर उन्होंने मेरी बीवी को बेड पे पकड़ के साहब, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं वीकनेस है शायद मेरी नसें कुछ
टांग नहीं उठती मेरी सही से, तो मुझसे वजन ही ना मैं भी तो डॉक्टर नहीं जो थी या कंपाउंडर थी वे मैं सही से नहीं जानता था कौन थी, मैं तो सभी डॉक्टर नहीं लग रही थी वे। तो उन्होंने जो है मेरी बीवी के दोनों इधर से पैर पकड़े, दोनों इधर से इतनी तेज़ी से सब उस पर डाला, जो एक नॉर्मल भी लेडीज़ होती तो उसको भी इतनी तेज़ नहीं डालते, जैसे किसी के सोच लो सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, उसको भी ऐसे नहीं करते। जैसे उन्होंने प्रेग्नेंट थी मेरी घरवाली 7 महीने से, फिर वो उन्होंने वो सांस वाली जो एक जो मशीन होती है ना वो लगाई साहब उन्होंने, तो ये कर दिया उन्होंने बाहर के लेडीज़ डिपार्टमेंट, आप चलो बाहर चलो भैया हम आपको बुला लेंगे। फिर मैंने सोचा था यार मेरी माता बहन जी थी सब, मैं भी परेशान था उस टाइम पे, मैं अच्छा नहीं लगता था, मैं बाहर हो गया साहब। उन्होंने लगभग 20 से 25 मिनट के बाद मुझे जो है बुलाया कि आयशा के साथ कौन है, मैं चला गया जी, जबकि वे मैं जानती थी कि ये है। फिर उन्होंने ऐसा आवाज़ मार के मैं बुलाया, बोले जी इनकी तो डेथ हो गई, आप इनकी चूड़ी पूड़ी निकाल लो जो उन्होंने पैर में बीच में पहन रखे थे। साहब मैं तो वहाँ ठीक ठाक जब लेके था अपनी घरवाली को, सिर्फ बीमार तो थी मगर मैं तो उन्हें जिंदा लगे था ठीक से, इतनी हालत ख़राब नहीं थी। और उन्हें लेने से पहले और ये करी थी, मिला जी नहीं ले लो जल्दी, अरे ये एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, ऐसे से करा साहब। फिर जब उनकी डेट हो गई तो फिर उन्होंने एक काले कपड़े में उन्हें बांधा, जो उनका सिस्टम था, और बांध के वे मुझसे बोलते जाओ हम वहाँ भेज रहे हैं, जहाँ आपको ले जाना वो ले जाइए, ठीक है जी। जहाँ मैं रहता हूँ किराए पे, तो मैंने अपने वहाँ पड़ोसी को बुलाया, तो उन्होंने बेचारे जो उन्होंने नवाजी पड़ी होगी ईद की, शायद उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, बेचारे वे मौत की खबर सुन के वे मेरे पास वहाँ आ गए साहब, समझे जी। वे मेरे पास वहाँ आए तो उन्होंने सिर पे टोपी लगा रखी थी, नमाज पढ़ी ईद की भी, तो बेचारे चले गए थे। तो वे देख के जो है और थोड़े होपलेस हो गए। मैं कह रही जी मैं अपनी बॉडी बहुत दूर लेके जानी मैडम जी, और मेरे गांव में मेरे रिश्तेदार सब इंतज़ार कर रहे होंगे बॉडी का। बोली कि रुक जाओ ना, आपका काम करते रहे भैया। मैं उनके सामने हाथ भी जोड़े साहब, मैंने ऐसे करके मैडम मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे गाँव से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। बोले यहाँ हाथ उठ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साहब में तो पीछे खड़ा हो गया, कोई मेरी माता बहन होती या कोई मैं नेता होता तो मैं ये सुनवाई करता था। मैं गरीब आदमी, लॉकडाउन में पता पड़ा था साहब बहुत पहले से ही, और मेरे मौत होने के बाद भी उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी कुछ, और जो है कि तुम्हारे कागज़ आप ही दे रहे हैं हम। अब जो जी फिर वे जो मेरे जो साथ गए थे उन्होंने ना वे मेरे कागज़ दिए ना कुछ, वो बोले यार जल्दी करो, तो वे बेचारे गए ऊपर। फिर वो उन्हें बुलाया अंदर, फिर उन्हें कहते नहीं हम तो अपनी गाड़ी में भेजेंगे इन्हें, आपकी गाड़ी में से भेजने के भी नहीं, और आप वहाँ वेट करो। वे भी आ गए जी, उनकी बात सुन के फिर नीचे खड़ा हो गए। फिर एक भाई जी जो किसी ने हमारी जी मदद करी, किसी को बुलाया, इन भाई जी असलम भाई हैं, वे कालू सराय के, वे आए और उन्होंने कोई फेसबुक पे या कुछ यूट्यूब बनाई हो, मैं इतना पढ़ा लिख के नहीं था, मैं इतनी जानकारी भी नहीं। तो वो जब सब देखने लगे तो वहाँ और मुस्लिम भाई भी वहाँ आने लगे, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, अने भाई आप इसकी क्यों नहीं दे रहे हो, असलम भाई मेरे साथ फिर गए ऊपर वहाँ, यानी कागज़ अना आपकी रिपोर्ट क्या है। बोला जी मेरी जो है नेगेटिव रिपोर्ट है इनकी 18 तारीख की कोरोना की। तो इन्होंने वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे, ये कोरोना के नाम ने फाइल में कर दी, हम नहीं देने की रिपोर्ट उपोर्ट नहीं है तुम्हारी, ऐसे जाओ। तो फिर वे जब असलम भाई गए मेरे साथ, तो उन्हें जब उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा बोला समझाया कि गिरी इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे आप, जब इसकी नेगेटिव रिपोर्ट है। तो तब उन्होंने रिपोर्ट दी, मैं सिर्फ एक ही यही जो नेगेटिव रिपोर्ट थी, बाकी जो मेरे पेपर थे कोरोना बताया गया था उन्हें, कोरोना बताया नहीं। वो के बाद क्या बताया, बाद मरने के बाद में मौत तो साहब उनकी लापरवाही से हुई, जो डॉक्टर ने उन्होंने तेज डाला। मैं तो साहब बाहर था जी, उन्होंने क्या करा, इतनी हालत ख़राब नहीं साहब, जिसमें थ्री व्हीलर से ले गया हूँ मैं, उस थ्री व्हीलर वाले से ही बात करा दूँगा कि कैसी थी हालत, कैसी नहीं थी साहब जी। ये तो बाद में इन्होंने बॉडी देने की वजह से जब उसकी मौत कर दी तो उसे कोरोना कर दिया। उससे पहले जब जा रहे थे मैं रोज़ चक्कर लगा रहा था साहब। आप ये बताइए कोरोना वाले से तो बहुत दूर 4-4 फुट आदमी दूर हो जाता है, उससे घर के किसी के घर में किसी को कोरोना हो गया ना, वो भी उससे बहुत दूर से बात करता है। ये डॉक्टर नहीं जब उसका तो कर रही थी, कभी उसका कोई वो जेल सी थी कोई वो लगा रही थी, और जब रोज़ वो आ रही थी सर तो उसको कोरोना होता तो सर वो तो पूरे जितने वहाँ पेशेंट थे, ये डॉक्टर नहीं थी, सबको वो होना चाहिए, मतलब कुछ लक्षण आने चाहिए कोरोना के। ऊपर वाला किसी मेरे दुश्मन को भी कोरोना ना करे, ये इतनी बुरी बीमारी साहब। इन्होंने तो ये बहाना बना दिया मेरी घरवाली को मार के कि इसे कोरोना है। और बच्चे हैं मेरे साथ जी 2 बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब।
एक 8 साल का साहब, एक 5 साल का है। क्या काम करते हो आप? क्या मैं साहब, मैं नाई की कुर्सी लगाता हूँ साहब रोड पे, कौन सी जगह? छतरपुर MCD पार्क के थोड़ी स्कूल है, MCD स्कूल, वहाँ मेरी अभी भी कुर्सी लगी पड़ी है, वो चैन से बंधी हुई साहब। जब से लोग बॉडी मिली कि नहीं मिली? वह साहब डेड बॉडी नहीं दी, और जो है जब उन्होंने डेड बॉडी हमारी पहले तो कह दिया कि डेड बॉडी में दे देंगे, असलम भाई ने जब कहा उनसे, जब पब्लिक वहाँ पहुँच गई, ठीक है जी, अने अपनी डेड बॉडी ले जाओ आप, कोई नहीं आप कहीं भी जाओ। फिर बाद में जो है जब वहाँ पब्लिक ज़्यादा आती रही तो उनके साथ क्या सोच बनी उनकी, उनके दिमाग के, मैं कुछ कह नहीं सकता साहब। जिन्हें उन्होंने सोचा जने हमारा अस्पताल बदनाम हो रहा है, कहीं सील ना करा दें, तो बाद में उन्होंने कह दिया जो मक्के हुए हैं CO साहब, जो मेन वाली के मक्के, उन्होंने उस पर ये कर दिया कि हम तो हो सकता है शायद कोरोना भी हो, इसलिए आपकी हाँ शक के तौर पे कहा उन्होंने। और मैंने उन्हें वो रिपोर्ट भी दिखाई, सर ये आपके मदन मोहन अस्पताल की रिपोर्ट है जो निगेटिव है सर, ये निगेटिव, ये रिपोर्ट मैंने कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब पुलिस से साहब जब वो रिपोर्ट होएगी सर, मैं कल वहाँ बुलाया कि आपकी जो है वहाँ मिलेगी बॉडी के नाम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर, इसका हो जाएगा। और आप जो है फिर इसका दफीना करोगे, आपके जो भी संस्कार हो जो भी हो उससे कर लेना। क्या चाहते हो आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से? सर मैं तो चाहता हूँ सब मैं इंसाफ मिले, जिन्होंने मेरी घरवाली को मारा था, मेरी घरवाली को डॉक्टर ने मारा था, मैं नहीं, मैं अपने कमरे में मरता हूँ ना मैं घर जा अपने गांव जा सकता हूँ साहब। मैं घर खानों को आता, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता, वे बेमाँ के हो गए साहब, मैं उनको कमा के खिलाऊँ या उनको नहाना धोना करूँ, उनके कपड़े धोऊँ साहब। तो पुलिस वाले भी, मैं कल गया था वहाँ, तो पुलिस वाले मेरे से नू कह रहे हैं आप ले जाओ बॉडी, और आपके जो साथी थे वे कहाँ गए? मतलब सर वे कोई मेरे रिलेशन में नहीं थे, वे सिर्फ मेरी मदद करने आए थे वहाँ। मैं अनजान आदमी था, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार होता तो मेरे साथ में होते, और मैं अकेला ले आया हूँ बॉडी लेना। अब कोई अपने काम से लगा हुआ, कोई अपने काम से साहब, मैं उन्हें कैसे बुलाऊँ? अरे ना पहले उनको बुलाओ आप, और ये केस बात सिलो और आपको मिल जाएगी बॉडी। बोला जी मैं तो बॉडी साहब, मैं तो कोई केस भी नहीं करता, मैं बॉडी उन्होंने कल नहीं दी, ये तो सिर्फ घुमा रहे हैं इनके दिमाग में, क्या बात आई है। पहले बॉडी देने को कहते अब नहीं दे रहे हैं। पुलिस किस तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बना रही है? साहब ये तो उन्होंने कहता भाई इस केस को वापस से कर लो साहब। मैं सर मैं केस वापस नहीं करने का, चाहे मेरे दिक्कत है, मैं पूरी ज़िंदगी तक भी ना कोर्ट में जाकर थक जाऊँगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास में जाना चाहिए, मैं इंसाफ चाहिए साहब। सरकार कहती है कि ये होगा वो होगा, सर कुछ नहीं, ये तो जो कार्यकर्ता हैं इनके ये गलत है, और पुलिस भी मेरे साथ गलत बर्ताव कर रही है। मैं माँ क्यों बुलाता साहब, मैं गरीब आदमी, मेरे 300 रुपये एक तरफ से लिए थ्री व्हीलर वाले ने, और 300 रुपये मेरे वापसी में लगे साहब, कि जब मैं डेड बॉडी नहीं देनी थी तो मैं मौके पर पहुंचा था अस्पताल में, उसने क्या आश्वासन दिया आपको? विधायक ने क्या कहा? सोमनाथ भारती जी ने ये कहा बेटा मैं आपके साथ हूँ, ये बताओ आप क्या चाहते हो? बोला जी मैं तो साहब जी मैं अपनी बॉडी लेने चाहता हूँ, जो मेरे घर वाले को मट्टी मिल जाए, मेरे सब रिश्तेदार देख रहे साहब जी अब तो उसकी मौत हो गई। वो बोले बेटा अब तो तुम्हें वो डेड बॉडी नहीं मिलने की, यूपी पार भी नहीं करने देने का, क्यों जो आपके CO साहब है उन्होंने शक के तौर पे सहन कर दिए हैं। और सर अब तो जो आपकी जो है वो पुलिस जो मेन डिपार्टमेंट था वो ITO सर, यानी ITO में ले जाकर हम इनका दफीना कर देंगे, एक आदमी साथ में जाएगा और दफीना कर देंगे। बोले साहब मैं जब ऐसा करेंगे तुम्हें तो घर ले जानी, तो फिर तो मैं केस करूँगा साहब। अरे नहीं देखो बेटा मैं आपकी जो है सरकार से जितनी मदद होगी वो करूँगा। मतलब सर आप मुझे कितना दे दोगे? 1 लाख 2 लाख में सर पैसे खा के क्या करूँगा? मेरे तो बच्चों की माँ चली गई, और मेरे बच्चे कहाँ से करेंगे? उन्हें ये पता है कि मेरी अम्मी का इलाज हो रही है अस्पताल के अंदर, उन्हें ये भी नहीं पता कि ख़त्म हो गई हमारी अम्मी। अब मैं साहब गरीब आदमी हूँ, मैं पुलिस वाले भी अकेले देख के कल भी काफ़ी टॉर्चर करा उन्होंने कि ये हमारे कहने में आ जाए। सर मैं मन्नात मर जाऊँगा, मैं अपना केस वापस नहीं लेने का सर, मैं उनको सज़ा दिलवा के रहूँगा जिन्होंने कराए। और मैं पहले ही मेरा कई लोगों से सुनने में आया है कि उन्होंने कई सारे ऐसी डेट कर दिए, और साहब अब मुसलमान को तो एकदम टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान होने की वो है। सर मैं किसी और धर्म से होता तो शायद मेरी बॉडी में दे देते सर। तो सर मैं इंसाफ चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर साहब मेरी मदद करो साहब,
मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी बहुत भी नहीं आने की, ईद आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, नया साल आ जाएगा, मगर मेरी बीवी ऐसा नहीं आएगी साहब। मेरे साहब इंसाफ दिलवाओ आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी, आप मेरी मदद कर दो साहब जी। मैं इतना कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, जो मैं किसी बड़े आदमी को जानता। नाम है आपका और किस तरीके से जब आप मौके पर पहुंचे फेसबुक लाइव किया आपने? मेरा नाम असलम चौधरी है। मुझे मेरे किसी परिचित ने फ़ोन करा कि वहाँ एक गरीब आदमी परेशान है यार, उसकी मदद करो। मैं जब वहाँ जाकर पहुँचा तो इनकी वाइफ की बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर वो ले जाने वाले थे। मैंने गाड़ी आगे लगाई, उसकी अंदर मैंने बात करा, थोड़ा सा फिर हंगामा करना पड़ा जब उन्होंने हमें सारे पेपर दिए। उससे पहले कोई वो पेपर भी नहीं दे रहे थे, सारे पेपर फिर उन्होंने दे दिए और बॉडी ले जाने की इजाज़त उन्होंने हमें दे दी। वो कह रहे थे कोरोना सस्पेक्ट है। मैंने कहा जब ये आप ही का नेगेटिव की रिपोर्ट है तो ये कोरोना सस्पेक्ट कहाँ से हो गया? तो जब वह हंगामा हुआ तो उन्होंने सारे पेपर और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया। हमें एम्बुलेंस बुलाने में टाइम लग गया 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे बाद जब हमारी एम्बुलेंस आ गई तो उन्होंने कहा कि हम बॉडी नहीं दे सकते, कोरोना सस्पेक्ट है, हम खुद ही जाके दफन करेंगे इसको। उससे पहले तो इनको भी नहीं ले जा रहे थे, वो खुद ही दफनाने जा रहे थे। तो हमने कहा भाई ये तो आपकी लापरवाही से इसकी मौत हुई है। जब ये 15 दिन से आ रहा है अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप एडमिट क्यों नहीं करते? एडमिट क्यों नहीं करा इतने सीरियस मरीज़ को आपने? तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए कोरोना सस्पेक्ट उन्होंने लिख दिया। इससे ज़्यादा इस केस में और कुछ नहीं है, कोरोना का कोई मामला नहीं है। बस उनकी लापरवाही से इनकी बीवी आयशा का इंतकाल हो गया क्योंकि उसका वक्त पर इलाज हुआ नहीं। बस उसी को छुपाने के लिए उन्होंने कोरोना सस्पेक्ट कर दिया। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में, और पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल का ये पहला मामला नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पता नहीं कितने मरीजों के साथ लापरवाही वहाँ बरती गई है। बहुत सारी वीडियोस पहले भी वायरल हुई हैं। और हॉस्पिटल्स का जो मामला कोरोना काल में वो बहुत सही रहा नहीं, एक मामला गड़बड़ी रहा उसका। अब यहाँ मेहरौली थाने पहुँचे आप, यहाँ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है? उस दिन हमने एप्लीकेशन दी थी आईओ साहब को, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी आईओ साहब यहाँ पर है नहीं, तो उन्होंने कहा कि कल आप दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल आ जाए, बॉडी वहाँ की मोर्चरी में है, और वहाँ से कल वो एम्स ट्रांसफ़र करेंगे पोस्टमार्टम के लिए, और फिर बोर्ड वगैरह बनेगा। फ़ोन पर बात हुई है उनसे अभी। तो आईओ साहब का तो व्यवहार सही है, लेकिन कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोई एप्लीकेशन की रिसीविंग या कोई किसी तरह की एफआईआर वगैरह इन्होंने की नहीं है। जिस तरीके से जो है दबाव बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और ये केस वापस ले, एफआईआर ना दर्ज कराए। हाँ, कल मुझे पता चली क्योंकि मुझे तो 2 बजे दोपहर का टाइम दिया था उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय आने का। इनको सुबह 10-11 बजे बुला लिया था। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनसे कहा कि आप एप्लीकेशन अपनी वापस ले लो और बॉडी ले जाओ। तो अब कहाँ वो कोरोना सस्पेक्ट गया बिना टेस्ट के उसके, और उस वक्त भी हॉस्पिटल वालों ने जब वो हंगामा हुआ तो हमें बॉडी ले जाने की इजाज़त दे दी थी। 2-3 घंटे बाद फिर उसको कोरोना सस्पेक्ट कर दिया। तो समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल वाले चाह क्या रहे हैं। इस कोरोना काल में सरकारी अस्पताल बिल्कुल भी इलाज नहीं कर रहे हैं लोगों का, यहाँ तक कि नॉर्मल खांसी जुकाम वाले मरीज़ का भी इलाज नहीं हो रहा है। गरीब जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये गरीब आदमी है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चाहता हूँ कि इस आदमी को इंसाफ मिले। हम इंशाल्लाह इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरौली थाने के बाहर, जो अभी हाल ही में एक ताज़ा मामला सामने आया है पंडित मदन मोहन मालवीय नगर अस्पताल का, जहाँ पर हॉस्पिटल की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई और मौत का जिम्मेदार जो है कोरोना को बताया गया, जबकि 15 दिन से करीब ये मरीज़ जो है अस्पताल में लगातार अपना इलाज कराने के लिए आ रहा था। सारी रिपोर्टें इसके पास मौजूद हैं, महिला की जो ब्लड टेस्ट हुआ, HIV हुआ, जो गर्भ के दौरान जो है सारी रिपोर्टें चेक की जाती हैं, वो सारी रिपोर्टें हैं। और ख़ुद हॉस्पिटल की नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जो है वो ख़ुद मरीज़ के पास है। लेकिन हाल ये है कि जिस वक्त 25 तारीख को ईद के रोज़ इमरजेंसी की हालत में ये अपनी बीवी को लेकर के गया अस्पताल, तो अस्पताल की लापरवाही में ये बता रहा है, आपने खुद सुना होगा कि स्ट्रेचर पर किस तरह उस गर्भवती महिला को ज़ोर से पटका गया और जिसके बाद डिलीवरी के दौरान जो है बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। लेकिन हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वजह जो है कोरोना को बता रहा है। पीड़ित ने अपनी शिकायत 100 नंबर पर दर्ज कराई
और ये मामला पहुंचा है महरौली थाने में, जहां पर अभी ना ही कोई शिकायत दर्ज की गई है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। और ये गरीब आदमी अपना इंसाफ मांगने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है। इसके पीछे 2 बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं। अब उनका मुस्तकबिल जो है इसके लिए एक बेहद अफसोसनाक बन के रह गया कि उन बच्चों का जो है पालन पोषण कैसे होगा। फ़िलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, अस्पताल पर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों की जो लापरवाही लगातार सामने आ रही है, ये बेहद अफसोसनाक और लोगों को डराने वाली है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।